अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं और आज हमारा ये ब्लड वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देख लेते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स इन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। लास्ट टाइम हम लोगों ने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम स्टडी किया था कि कौन कौन से हमारे पास ब्लड ग्रुप्स आ जाते हैं और किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, आज हम लोग देख लेते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स किस तरह से होती हैं इन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन असल में होता क्या है? ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ट्रांसफर करना होता है ब्लड को फ्रॉम डोनर टू द रेसिपिएंट्स सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि हम लोगों ने इसमें क्या करना होता है, डोनर के सर्कुलेटरी सिस्टम से हम लोगों ने ब्लड को ट्रांसफर करना होता है टू द रेसिपिएंट्स सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, उसके मतलब हम लोगों ने डोनर से रेसिपिएंट के सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड को ट्रांसफर करना होता है। अच्छा, ये हमारे पास लाइफ सेविंग प्रोसेस भी हो सकता है बहुत ज़्यादा सिचुएशंस में। लाइक सपोज कि किसी की इंजरी हो गई है और उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड निकल गया है, तो इस केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जा सकती है। सिमिलरली अगर किसी की सर्जरी हुई है और उसमें ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उस केस में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जा सकती है। लाइफ सेविंग भी हो सकता है। पेशेंट्स आ जाते हैं, सपोज किसी को डिसऑर्डर्स हैं, लाइक उसको एनीमिया है, हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है या सिकल सेल डिजीज है। इन केसेस में भी क्या होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं, फ्रीक्वेंटली बार बार चाहिए होती हैं। ठीक है, अनीमिया का तो आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा इनफ आरबीसीज प्रेजेंट नहीं होते बॉडी के अंदर, इसी वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसमें बार बार रिक्वायर्ड होती है। हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया ये होता है कि जिसमें हमारी बॉडी के अंदर जो क्लॉट करने वाली जो प्रोटीन्स होती हैं वो कम होती हैं, इसीलिए उसको हीमोफीलिया कहते हैं। उसके बाद आता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, जिसमें जो हीमोग्लोबिन के जीन्स होते हैं उसके अंदर म्यूटेशंस अकर हो जाती हैं। और सिकल सेल डिजीज ऐसी डिजीज होती है जिसमें हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो जाता है और जो आरबीसीज होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड और स्टिकी हो जाते हैं। ठीक है, तो इन डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की जरूरत होती है। अब ट्रांसफ्यूजन तो अब हम लोगों ने करनी है, लेकिन वो ऐसे ही नहीं की जाती कि किसी का भी ब्लड ले लें और किसी के अंदर भी ट्रांसफ्यूज कर दें। पहली बात तो ये है कि जब हम लोगों ने ब्लड की ट्रांसफ्यूजन करनी है तो हम लोगों ने ये देखना है कि डोनर ब्लड के अंदर किसी भी किस्म की कोई एग्लूटिनेशन नहीं होनी चाहिए। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है कि उसके ब्लड के अंदर क्लम्पिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब हमारे पास ये कंफर्म हो जाएगा कि उसके डोनर ब्लड के अंदर कोई भी क्लम्पिंग नहीं है, उसके बाद हम लोगों ने उसको रेसिपिएंट के अंदर ट्रांसफ्यूज करना होता है। क्योंकि अगर तो क्लम्पिंग अगर हुई हो तो उससे ये होता है कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर पास आउट नहीं हो पाता, क्योंकि कैपिलरीज का डायमीटर बहुत छोटा होता है, इसी वजह से ब्लड क्या करता है उसके अंदर से पास आउट नहीं होता। ठीक है, दूसरी चीज इसमें ये आती है, हम लोगों ने देखना होता है, कंफर्मेशन करनी होती है कि जो डोनर ब्लड होता है और रेसिपिएंट ब्लड, उनको हम लोग ने मैच करना होता है कंपैटिबिलिटी के लिए। अब वो हम लोगों ने असल में मैच क्यों करना है? वो इसलिए करना है कि जो हमारा रेसिपिएंट ब्लड है, जिसने ब्लड लेना है, उसके अंदर ऑब्वियसली एंटीबॉडीज तो प्रेजेंट है, नेचुरली एंटीबॉडीज प्रेजेंट है बॉडी के अंदर। अब सपोज के कोई ब्लड दे दिया गया है उसकी बॉडी के अंदर, अब वो जो एंटीबॉडीज है ना, वो डोनर ब्लड के जो आरबीसीज के ऊपर एंटीजेंस प्रेजेंट हैं उनको अटैक कर सकती हैं।
कर सकती है ना, क्योंकि रेसिपिएंट ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज हैं। अब जो डोनर ब्लड के जो आरबीसीज हैं उनके ऊपर एंटीजेंस प्रेजेंट है। जब वो वाला ब्लड बॉडी के अंदर जाएगा तो एंटीबॉडीज क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट रिएक्ट करेंगी। सिमिलरली अगर कोई एंटीबॉडीज है डोनर ब्लड के अंदर, तो रेसिपिएंट के जो आरबीसीज होते हैं उनके ऊपर जो एंटीजेंस प्रेजेंट है वो उनको अटैक कर सकती हैं। इसी वजह से डोनर और रेसिपिएंट ब्लड्स को क्रॉस मैच किया जाता है कंपैटिबिलिटी के लिए, फिर उसके बाद जाके ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है। जो ओ ब्लड ग्रुप होता है, हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसके ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। अब उसके अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो जिस मर्जी आप ब्लड के अंदर डाल दें, अगले जो एंटीबॉडीज होंगे, जो भी रेसिपिएंट की जो एंटीबॉडीज होंगी, वो डोनर के आरबीसीज के ऊपर रिएक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसके ऊपर कोई एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है। इसी वजह से हम लोग ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से रेसिपिएंट जो ब्लड होता है वो उनके एंटीजन पे रिएक्ट नहीं करती। अब जो हमारे पास ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसके पास क्या होता है कि दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही है ना। और उसके पास क्या होता है, कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी इसमें हम लोग ब्लड को अंदर डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही प्रेजेंट है। एंटीजन ए भी एंटीजन प्रेजेंट हो और बी भी प्रेजेंट है। इसी वजह से इसमें हम लोग किसी भी किस्म का ब्लड डाल सकते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स कहते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है कि आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब हम लोगों ने अभी तक देखा कि ए ब्लड ग्रुप होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। अब इसमें हमारे पास आता है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव, या फिर ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव। वो इस सिस्टम से डिस्कवर किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने ही किया था, 1930s में किया था। इसमें दो ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं, एक है आरएच पॉजिटिव और एक है आरएच नेगेटिव। ये हमारे पास किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि किसका ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है या किसका नेगेटिव है। ये वाले आरएच वेक्टर्स भी हमारे पास क्या होते हैं? आरबीसीज की सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। अगर तो वो प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है कि पर्सन का आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, और अगर तो उसके आरबीसीज के ऊपर आरएच वेक्टर नहीं प्रेजेंट तो इसका मतलब ये है कि पर्सन का आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। आरएच वेक्टर इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था इन रीसस मंकी, ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि जो आरएच नेगेटिव पर्सन होता है, अब हमें पता है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर एंटी-ए एंटीबॉडीज भी होती हैं और एंटी-बी भी एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो आरएच नेगेटिव पर्सन होता है वो क्या करता है? वो तब तक एंटी आरएच एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस करेगा जब तक के उसके ब्लड में आरएच फैक्टर वाला ब्लड ना डाल दिया जाए। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो भी आरएच नेगेटिव पर्सन है उसने तब तक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करनी जब तक के उसके अंदर आरएच फैक्टर वाला ब्लड ना डाल दिया जाए। लेकिन जब वो डाल देंगे आरएच पॉजिटिव वाला ही, वो फैक्टर आरएच फैक्टर वाला जो हमने ब्लड डाला है वो आरएच पॉजिटिव है ना, तो उसमें क्या करना है? उसने बाद में फिर रिएक्ट तो करना है, उसके लिए फिर उसने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर ही देनी है। लेकिन उससे पहले उसने तब तक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करनी जब तक कि वो खुद एक्सपोज ना हो जाए विद द ब्लड ऑफ आरएच फैक्टर।
ठीक है, अब हमारे पास आता है टॉपिक RH ट्रांसफ्यूजन्स इन RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। अभी हम लोगों ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखी थी ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिहाज से। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूज तो करना है अब हमने, लेकिन कौन सा ब्लड किसके अंदर ट्रांसफ्यूज करना है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में करना है, नेगेटिव वाला नेगेटिव में करना है, किस तरह से करना है, अब हम ये देखते हैं। जो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है उसको हम लोग ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं टू द RH पॉजिटिव रेसिपिएंट। क्यों? इसका मतलब ये है कि RH पॉजिटिव जो ब्लड है उसके अंदर RH एंटीजेंस प्रेजेंट हैं, इसीलिए उसके अंदर हम लोग जो रिसीव कर रहे हैं ब्लड वो भी RH पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि उसके अंदर भी RH एंटीजेंस प्रेजेंट हो और अंदर जाके कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस ना हो। सिमिलरली जो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उसको हम लोग ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं टू द RH नेगेटिव रेसिपिएंट। वो इसलिए कि दोनों के ब्लड ग्रुप में क्या है, RH फैक्टर नहीं प्रेजेंट, इसी वजह से कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप को हम लोग ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं इनटू RH नेगेटिव रेसिपिएंट। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि सपोज RH नेगेटिव पर्सन के पास RH पॉजिटिव ब्लड आ गया है। अभी मैंने ऊपर भी आपको यही पॉइंट समझाया था कि RH नेगेटिव पर्सन है, उसके अंदर डाल दिया गया है RH पॉजिटिव ब्लड। उससे क्या होगा कि RH नेगेटिव ब्लड ने क्या करना है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देनी है अगेंस्ट RH फैक्टर्स। इसीलिए हम लोग RH नेगेटिव पर्सन के अंदर RH पॉजिटिव ब्लड नहीं डाल सकते। ठीक है, लेकिन जो RH नेगेटिव ब्लड है वो हम लोग ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं इनटू द RH पॉजिटिव रेसिपिएंट। अगर तो हमारा डोनर ब्लड ये भी हम लोग उस सूरत में ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं कि अगर तो हमारा डोनर ब्लड जो RH नेगेटिव है वो कभी RH एंटीजन से कभी एक्सपोज ना हुआ हो, तो इस केस में हम लोग उसको RH पॉजिटिव रेसिपिएंट के अंदर ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो RH नेगेटिव ब्लड को पहले से कभी RH एंटीजेंस के अगेंस्ट एक्सपोज कर दिया हुआ है तो उसके अंदर फिर एंटी RH एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस हो सकती हैं। इसीलिए अगर तो उसको पहले कभी एक्सपोज नहीं किया RH एंटीजेंस के अगेंस्ट, तो इस केस में हम लोग RH नेगेटिव ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं इनटू द RH पॉजिटिव ब्लड। आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था। सबसे पहले हम लोगों ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखी है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में। असल में ये प्रोसेस क्या होता है ये हम लोगों ने डेफिनेशन स्टडी की है। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि ट्रांसफ्यूजन उसी सूरत में होती है अगर तो एग्लूटिनेशन ना हुई हो ब्लड के अंदर। A number of infectious diseases such as AIDS, hepatitis B, hepatitis C can pass from the affected donor blood to the recipient. Before blood transfusion, the blood of the donor is checked for the presence of germs. यानी कि हमारे पास इस तरह की डिजीजेस अगर हो सकती हैं और इसलिए हमें पहले डोनर्स को चेक करना होता है कि उसके अंदर कोई जर्म्स वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है, उसके बाद जाके ट्रांसफ्यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास O ब्लड ग्रुप आ जाता है और AB ब्लड ग्रुप। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। RH ब्लड ग्रुप की बात करें तो ये RH फैक्टर से हमारे पास डिस्कवर हुआ था और ये भी कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, तो ये याद करने हैं। बाकी ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन RH ब्लड ग्रुप में भी हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से कौन सा ब्लड किसके अंदर जा सकता है। ये पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये आगे भी यही डायग्राम में लिखा हुआ है कि कौन सा ब्लड किसको जा सकता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बस इतना ही पढ़ा था और ये पूरा टॉपिक जो हम लोगों ने ब्लड ग्रुप वाला पढ़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs भी हैं। और अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट्स में पूछें।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि प्रोडक्ट स्टोर है। आप वहां पे जाए, कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।